हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अनिल पाटीदार। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले तो मैं आपको एक खास बात बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी प्रकार के वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराता है। अगर आप चाहे तो हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर या हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर इन वीडियो का आनंद उठा सकते हैं। दोस्तों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास, जो होने वाला है बड़ा ही खास। क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नजदीक से देखने पर। और एक कौन से चैप्टर की हम लोग बात कर रहे हैं? हमारा चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है आदिवासी, द्विकु और स्वर्ण युग की कल्पना। तो आदिवासी, द्विकु और स्वर्ण युग की कल्पना। तो आज हम लोग इसी स्वर्ण युग की कल्पना के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जिस व्यक्ति ने इस स्वर्ण युग की कल्पना के बारे में बात की है वो व्यक्ति हैं बड़े खास। झारखंड में उनके चर्चे हैं, अब तो पूरे भारत में भी हैं। लोग उन्हें भगवान की तरह पूछते थे। वो जब जिस गली से गुजर जाते, जिस ढेरी से गुजर जाते, ढेरी मतलब अनाज की ढेरी से गुजर जाते थे, लोग ऐसा बोलते थे कि जैसे ही वो रातों रात गुजर गए तो दूसरे दिन वो ढेरी डबल हो जाती थी। ऐसे चमत्कारी पुरुष के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसे कहते हैं झारखंड में भगवान, आदिवासियों के भगवान के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, उनका नाम है बिरसा मुंडा। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, वो भी कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास हम शुरू करेंगे। दोस्तों, तो कौन है ये बिरसा मुंडा और क्यों इतने महान शख्स कहलाते हैं बिरसा मुंडा? तो पहले बिरसा मुंडा का परिचय पढ़ लेते हैं। बिरसा मुंडा साहब के बारे में हम बाकी जानकारी भी इकट्ठा करेंगे। इस टॉपिक का नाम नजदीक से देखने पर, इसका मतलब यह है, साफ साफ बात यह है कि हमें आदिवासी के जीवन को नजदीक से देखना है और देखने पर हमको समझ में आएगा कि बिरसा मुंडा साहब किस स्वर्ण युग की कल्पना की बात कर रहे थे। तो अब समय आ गया है बिरसा मुंडा के जीवन परिचय को समझने का। सबसे पहली बात, बिरसा मुंडा साहब के बारे में शुरुआत चैप्टर में लिखा था कि 1895 के समय में अक्सर झारखंड के लोगों ने एक व्यक्ति को घूमता हुआ पाया था। लोग कहते थे कि वो व्यक्ति बड़ा चमत्कारी है और जहां जहां से घूमता है अनाज की डेयरी को डबल कर जाता है। ऐसे चमत्कारी पुरुष को बाद में समझ में आया कि उनका नाम जो है वो बिरसा मुंडा है। और बिरसा मुंडा साहब के बारे में अलग अलग तरीके की बातें होने लगी। उन्होंने लोगों का आह्वान किया, लोगों को उकसाया अंग्रेजों के खिलाफ। उकसाया का मतलब नेगेटिव नहीं है, अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट किया और फिर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की और उनको अपने अधिकार तक दिलाए। वो आदिवासियों के जीवन के उस स्वर्ण युग की याद दिलाते हैं जो आदिवासी द्विकु समुदाय के अत्याचार के चलते भूल चुके थे। तो उन्होंने वापस से उन शक्ति को उभारा और कहा कि आप भूलो मत कि आपका जीवन कैसा सुखमय था, हम दोबारा हमारे साम्राज्य को स्थापित करेंगे। क्योंकि बचपन से ही मुंडा साहब अपने घर पे इन ऐसे विद्रोह की कहानियां सुनते आ रहे थे और इन्हीं कहानियों से उनके अंदर एक प्रेरणा प्रेरित हुई कि किसी भी शक्ति को हराया जा सकता है अगर आत्मविश्वास हो। तो बात करते हैं कि बिरसा मुंडा साहब का जन्म कब हुआ था। मैंने हर एक चीज हाईलाइट की है जिससे सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे 1870 में बिरसा मुंडा साहब का जन्म हुआ था, लेकिन वो काफी गरीब फैमिली से थे। दशक के मध्य हुआ था, उनके पिता गरीब थे। एग्जैक्ट सन तो नहीं पता चलता है। 1870 का जो दशक था उनमें इनका जन्म माना जाता है। और उनके पिता जो है वो काफी गरीब फैमिली से थे, क्योंकि वो आदिवासी समुदाय से बिलोंग करते थे और मुंडा समुदाय से बिलोंग करते थे। उनका सरनेम से आप समझ ही गए होंगे। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बहड़ों के आसपास के जंगल में हुई। झारखंड में उनके जो आज का झारखंड है, बहड़ों जो एरिया है उसके आसपास के जो जंगल है वहां पर इनकी परवरिश हुई। और बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे, बिरसा के समुदाय के जो लोग हैं, बिरसा के समुदाय के लोग कौन है? तो बिरसा का जो समुदाय है वो मुंडा समुदाय है। वो ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग द्विकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह आजाद थे। जब बिरसा मुंडा साहब का जन्म हुआ, जब वो जो ग्रो कर रहे थे, तो बचपन में वो अक्सर कहानियां सुनते थे अपने ही
समुदाय के द्वारा, यानी मुंडा समुदाय से उनको अक्सर ये कहानियां सुनने को मिलती थी कि वो भी क्या जमाना था जब अंग्रेज का नहीं आना था और जब हम लोग हमारा जीवन बिल्कुल स्वतंत्र रूप से जीते थे, हमें किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होती थी। ये कहानियाँ जब आपको कोई कहानियाँ बचपन में सुनाता है, जब कोई बढ़ चढ़ के चीज़ आपके दिमाग में उतर जाती है तो आपको ऐसा लगता है कि काश वो दिन कितने अच्छे थे। तो वो स्वर्ण युग की बातें किया करते थे। बिरसा मुंडा को उस समय ही लग गया था कि अब दोबारा से स्वर्ण युग में पहुँचने की ज़रूरत है, अब अत्याचार अंग्रेज़ों का खत्म करने की ज़रूरत है। बस क्या था, उनको यहीं से मिली प्रेरणा की स्वर्ण युग तो वापस ला के रहेंगे। वे खुद को इलाके के मूल निवासी का वंशज मानते थे। ये मुंडा समुदाय की बात हो रही है। मुंडा समुदाय के लोग उस पूरे इलाके के, जंगल वाला जो एरिया है पूरा, उस इलाके के मूल वंशज मानते थे कि इसके वंशज हम ही हैं। आज ये इलाका अंग्रेजों के कंट्रोल में है, लेकिन कभी ये हमारा इलाका हुआ करता था, हमारे नियम चलते थे, हमारे सरदार होते थे और हमारी जमीनों पर हमारे अधिकार होते थे। तो इसी वजह से उनने अपने आप को वहाँ का मूल निवासी बनाया और वे लोग याद दिला देते कि वे लोगों को याद दिलाते थे, बिरसा मुंडा के समुदाय के लोग याद दिलाते थे दूसरे लोगों को कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है, और अगर वापस पाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। बिरसा मुंडा जब परिपक्व हुए, जब बड़े हुए, तो उन्होंने इसी लाइन को बार बार दोहराया कि याद करो उस स्वर्ण युग को, हमें दोबारा हमारा साम्राज्य वापस लेना है, हमारा जमीन का अधिकार हमें वापस लेना है, हमारी आज़ादी हमें वापस लेना है। इन द्विकुओं यूरोपियों, जो द्विकु मतलब बाहरी लोग, अच्छा ये द्विकु शब्द बार बार इसमें आ रहा है, इस पूरे चैप्टर में द्विकु शब्द आ रहा है। इस द्विकु शब्द को क्यों ना हम अलग से ही क्रैक कर लें। द्विकु शब्द का मतलब उन सभी बाहरी लोगों से है जो आदिवासी जनजातियों की शैली को नष्ट करते हैं, जो आदिवासी जनजातियों की रीति रिवाज को हानि पहुंचाते हैं, चाहे वो यूरोप से आए अंग्रेज ही क्यों ना हो, चाहे वो बाहरी शहरों से आए हिंदू जमींदार ही क्यों ना हो। तो जितने भी लोग जंगलों में बाहर से आ करके आदिवासियों की शैली को नुकसान पहुंचाते, मतलब उनके जंगल के अधिकार को छीनते हैं, उनके ऊपर जबरदस्ती लकड़ी काटने पर दबाव डालते हैं, ये सारे के सारे लोग क्या कहलाते हैं, द्विकु कहलाते हैं। तो द्विकु का मतलब तो आपने समझ लिया होगा कि दिकुस क्या होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। बिरसा मुंडा साहब का फोटो चाहे तो आप देख सकते हैं, बिरसा मुंडा साहब का एक पोर्ट्रेट फोटो लगाया गया है, और झारखंड में और यहाँ तक कि मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे आदिवासी, सबसे ज़्यादा आदिवासी तो मध्य प्रदेश में ही हैं, यहाँ पर भी बिरसा मुंडा साहब को भगवान के रूप में मानते हैं। आप देख सकते हैं कहीं जगह पर इनके स्टैचू आपको मिल जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बिरसा मुंडा की शिक्षा और धर्म के बारे में पढ़ते हैं। देखिए बिरसा मुंडा साहब को खाली अपने जो है अपने आदिवासी समुदाय के भले के बारे में, शायद उनका जन्म ही उनको प्रताड़ना से मुक्त करने के लिए हुआ होगा। उनका जो शिक्षा है, शुरुआती शिक्षा, वो मिशनरियों के संपर्क में आए, ईसाई मिशनरियों के संपर्क में आए और मिशनरी स्कूल्स में जाना शुरू किया क्योंकि उनको शिक्षा चाहिए थी। तो शुरुआती शिक्षा उन्होंने ईसाई मिशनरियों के स्कूल से की, तो शिक्षा उनकी ईसाई धर्म से आ रही है। लेकिन धर्म की बात करें, शिक्षा का जो संबंध है वो तो क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल से था, लेकिन बिरसा मुंडा साहब का जो धर्म था, धार्मिक जो उनकी जो ब्रांच थी, जो शाखा थी, वो एक वैष्णव समुदाय के व्यक्ति के संपर्क में आए थे। वैष्णव प्रचारक थे एक व्यक्ति, उनके संपर्क में आए थे। तो यहाँ कहा जा सकता है कि जब टॉपिक का नाम है बिरसा मुंडा की शिक्षा और धर्म, तो शिक्षा ईसाई मिशनरियों से, धर्म वैष्णव प्रचारकों से, तो यहाँ दोनों से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और समझा कि भाई अधिकार क्या होते हैं, और इस तरह लोगों को जागरूक करना शुरू किया। तो पढ़ते हैं उनके बारे में। बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे। स्थानीय मिशनरी स्कूल का मतलब होता है उनके जहां वो रहते थे उसी एरिया में एक मिशनरी स्कूल था, जाने लगे जहां उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला। देखिए, भले ही लोग ये आलोचना करें कि उस समय वो मिशनरी जो होते थे वो ईसाई धर्म का प्रचार करते थे, लेकिन कोई भी धर्म के लोग अगर कोई धर्म का प्रचार भी करते हैं तो हर धर्म में बहुत अच्छे अच्छे उपदेश होते हैं। बस क्या था, उन्हीं उपदेशों ने बिरसा मुंडा साहब को ताकत दी।
उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है। इन उपदेशों में जहां भी उन्होंने बात सुनी कि कोई भी समुदाय हो अपना पूरा जो वर्चस्व है, जो साम्राज्य है, वो खोया हुआ साम्राज्य हासिल कर सकता है। उनको ये लग गया था कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है। इतनी कैपेसिटी उनके पास में है, इतनी पावर उनके पास में है। बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म के प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया और वैष्णव धर्म के बारे में काफी जानकारी हासिल की। देखिए, वो धर्म में इतना ज्यादा लिप्त तो नहीं हुए, लेकिन धर्म की जो शिक्षाएं थी, जो उपदेश था, उन्होंने उनको अपने जहन में उतार लिया था। और इसीलिए वैष्णव धर्म को मानने के कारण ही उन्होंने पवित्र जो सफेद धागा होता है, जिसको जनेऊ बोलते हैं, कुछ लोग जानते हैं, इससे पहना जाता है जनेऊ, तो उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता और दया पर जोर दिया। उन्होंने बोला कि जनेऊ धारण करने का मतलब होता है आत्मा की पवित्रता और शुद्धता, और लोगों पर दया, प्रताड़ना नहीं करना, लोगों को नहीं मारना, अपना हक छीनने के लिए विद्रोह करने का तरीका सही हो सकता है, लेकिन उसके लिए किसी को मारा ना जाए, ये उनका मानना था। तो उनने दया और शुद्धता पर जोर दिया, क्योंकि वैष्णव धर्म के संपर्क में आने के बाद उन्होंने जनेऊ वस्त्र जो होते हैं वो धारण कर लिया था। आपको पता होगा इसके बारे में, जनेऊ के बारे में। बिरसा मुंडा एक समाज सुधारक के रूप में, बिरसा मुंडा एक समाज सुधारक के रूप में, देखिए, जब भी किसी व्यक्ति के साथ समाज सुधारक जोड़ा जाता है तो एक बात तो आप क्लियर अपने दिमाग में उतार लीजिए कि समाज सुधार का मतलब यह होता है कि समाज में फैली हुई बुराइयां, समाज में फैले हुए अंधविश्वास और समाज में फैली हुई कुरीतियों को खत्म करना ही समाज सुधार कहलाता है। बस क्या था, बिरसा मुंडा भी अपने मुंडा समुदाय और अन्य जनजातियों में फैली गलत धारणाओं को खत्म करना चाहते थे, क्योंकि आदिवासी जनजातियों में उस समय, आज भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस समय भी ये हुआ करती थी। और ये जादू टोने, डायन प्रथा, ये सब उस समय बहुत जोरों शोरों पर थी। उन्होंने बोला कि ये सब अंधविश्वास है, इससे उभर कर आगे बढ़ो, आपको आपकी आज़ादी लेना है। तो बिरसा आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था, और वो जगह जगह जाकर के लोगों की भीड़ इकट्ठा करते और उन्हें उपदेश देते, समझाइश देते। और वैसे भी मैंने बताया ना कि बिरसा साहब को लोग चमत्कारी पुरुष के नाम से जानते थे, और जब जब जहां जहां जिस गांव से वो निकलते थे, लोगों को उनके ऊपर इतना विश्वास था कि बस बिरसा मुंडा साहब ने कोई बात बोली तो बस वो सराखों पर थी कि बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल सही ज्ञान देते थे। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि आप शराब पीना छोड़ दो, ये सबसे खराब होती है सेहत के लिए भी और समाज के लिए भी। तो शराब पीना छोड़ दो, गांव को साफ रखो। डायन और जादू टोना, सबसे बड़ी समस्या ये थी, डायन और जादू टोना, ये डर फैला हुआ था। ये सब चीजें डर की है। अंधविश्वास खाली डर होता है और कुछ नहीं होता है। तो डायन और जादू टोने में विश्वास बिल्कुल भी ना करे, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें आपके जीवन का अमूल्य समय बर्बाद कर सकती हैं। तो उन्होंने बोला कि शराब पीना छोड़ दे, शराब पियोगे आपका घर खत्म हो जाएगा, पीढ़ियां खत्म हो जाएगी। दोस्तों, उस समय ये बात बोलते थे, और आज भी ये बात लागू होती है कि अगर आज भी कोई व्यक्ति शराब पीता है तो उसका घर परिवार सब कुछ बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, ये कोई हमारे देश में करने की कोई चीज़ नहीं। हमारा देश तो पुराने समय से इतना अच्छा रहा है कि हमें सभ्यता का जीवन जीना चाहिए। ये खुद बिरसा मुंडा साहब अपने समुदाय को बताते हैं, जहां बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों को भी लगातार विरोध किया। उनने हिंदू जमींदार और कुछ मिशनरी, ईसाई मिशनरीज थे, हालांकि उनकी पढ़ाई शुरू में हुई, लेकिन फिर भी वो उनकी सोच के प्रति बहुत जो है विद्रोह करते थे। उन्होंने विद्रोह किया और वे उन्हें बाहर का मानते थे जो उनकी शैली को नष्ट करे। ये ध्यान रखना, जो उनकी शैली को नष्ट करे वो बाहर का है। तो बाहर का किसको मानते थे? जो उनकी शैली को नष्ट कर दे। शैली मतलब रहन सहन, तौर तरीके और रीति रिवाज। शैली को जो नष्ट करे वही बाहर का आदमी है। और उसी को उन्होंने क्या नाम दिया? दिक्कू। ये दिक्कू जो होते हैं ये सब बाहर के हैं। उसमें ईसाई मिशनरी हो, हिंदू जमींदार हो, यूरोप से आने वाले लोग हो,
ये सारे के सारे लोग कौन हैं? ये सारे लोग बाहरी लोग हैं, उनका मानना था। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों के अनुयायियों से, अनुयायी मतलब क्या होता है? उनके फॉलोवर्स, जो उनको फॉलो करते थे, फैन थे उनके, उनने अपने फॉलोवर्स को आह्वान किया कि याद करो अपने गौरवशाली अतीत को, याद करो अपने उस इतिहास को जहां आपके ऊपर कोई शासन चलाने वाला नहीं था, आपको रोकने टोकने वाला कोई नहीं था, आप स्वतंत्र रूप से जीवन जी रहे थे। तो याद करो जरा वो जमाना जब आपका एक स्वर्ण युग का इतिहास था। तो उन्होंने लोगों को अपना गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने का संकल्प ले, उन्होंने उनको आह्वान किया कि आप अपने गौरवपूर्ण जीवन को वापस से वहां पर हासिल करने का संकल्प ले, कि हम लोग कसम खाते हैं कि डटे रहेंगे तब तक जब तक कि हमें हमारा साम्राज्य वापस नहीं मिल जाता। बिरसा मुंडा साहब ने उनको इस बात का विश्वास दिलाया कि आप चाहे तो क्यों नहीं अपने इतिहास को वापस दोहरा सकते हैं, वापस साम्राज्य हासिल कर सकते हैं। वे ऐसे स्वर्ण युग की चर्चा करते थे। तो बिरसा मुंडा साहब के हिसाब से स्वर्ण युग कैसा था? वो ऐसे स्वर्ण युग की चर्चा करते थे जहां मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, खेती करने के लिए, पानी को रोकने के लिए तटबंध हाथों से बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, जो प्राकृतिक झरने होते हैं उनको भी अपने नियंत्रण में रखते थे, और बिल्कुल ईमानदारी से जीते थे। वो बोलते थे कि कभी भी मुंडाओं ने अपने भाइयों का खून नहीं बहाया, और कोई आदिवासी किसी के ऊपर कोई हमला नहीं करता है। ये तो बाद में विद्रोह हुए, लेकिन उससे पहले का जो स्वर्ण युग था, स्वर्ण युग का मतलब महात्मा गांधी का रामराज्य। महात्मा गांधी का रामराज्य मतलब सभी सुखी हो, जब सब सुखी हो, सर्वे भवन्तु सुखिना का मतलब ये होता है स्वर्ण युग। ये वही था जहां सब लोग सुखी थे, किसी को किसी से कोई समस्या नहीं थी, और सभी लोग अपना जीवन ईमानदारी से जीते थे। ऐसा था बिरसा मुंडा के जीवन, जो उनकी सोच थी, वैसा उनका स्वर्ण युग था कि ऐसे स्वर्ण युग में हम लोग वापस जाना चाहते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर से अपनी ही जमीन पर खेती करें, क्योंकि अंग्रेजों ने उनसे उनकी जमीन छीन ली थी। अंग्रेज अब उनको उनकी ही जमीन पर खेती करने से रोक रहे थे। उन्होंने बोला कि हमें हमारे अधिकार तो वापस चाहिए। हम ऐसे जीवन की बात कर रहे हैं जहां खुद आदिवासी अपनी जमीन पर खेती करे और एक जगह टिक कर खेती करे, हमें बार बार इधर से उधर घूमने की जरूरत नहीं है। हम लोग एक जगह टिक कर खेती करेंगे और अपने खेतों में ही काम करेंगे, क्योंकि आदिवासी जनजातियों का अपना एक आत्मसम्मान था। वो किसी दूसरे के यहाँ गुलामी करने में विश्वास नहीं रखते थे। उन्हें ज़्यादा पैसा कमाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनका केवल अपने ही रीति रिवाज को फॉलो करना, अपने धर्म का सम्मान करना और ईमानदारी से जीना ही उनके लिए सब कुछ था, और इसी को वो स्वर्ण युग कहते थे दोस्तों। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बिरसा मुंडा साहब एक समाज सुधारक थे, क्योंकि उन्होंने लोगों के बीच में, लोगों के अंदर एक तरह का जोश भर दिया था। और अब क्या था, अब बिरसा मुंडा ने अपने लोगों को इकट्ठा करके उस साम्राज्य, उस सत्ता, उस शक्ति के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ दिया, जिसे बिरसा आंदोलन के नाम से जानते हैं। ये बिरसा आंदोलन क्या था? ये अंग्रेजों की औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ था। अंग्रेजों की औपनिवेशिक नीतियां, जी बिल्कुल, अंग्रेजों की औपनिवेशिक नीतियां जो थी, उसमें अंग्रेज लोग क्या करते थे, भारतीयों पर जबरदस्ती अपने कानून लागू करते थे। खास करके आदिवासियों को उनके जंगलों से बाहर निकाल दिया, यह कहकर कि यह जंगल तो राज्य की संपत्ति है, यह कहकर कि यह जंगल को हमने आरक्षित वन घोषित कर दिया, और अब आदिवासियों को उन्हीं के जंगल से बाहर निकालकर दर दर की ठोकर खाने के लिए छोड़ दिया। हमने पढ़ा है दोस्तों प्रीवियस लेक्चर में, क्या पढ़ा है कि जब आदिवासियों को उनके जगह से निकाला गया था अंग्रेजों के द्वारा, तब वो मजबूरन कोयले की खदानों में काम करते थे, मजबूरन असम के चाय के बागानों में काम करते थे, और बागान मालिक इतने क्रूर थे कि उनको घर भी जाने नहीं देते थे। और सरकारी डेटा के हिसाब से कोयले की खदान में प्रति वर्ष 2000 मजदूरों की मृत्यु होती थी, और इनमें से सबसे ज़्यादा संख्या में काम करने वाले
आदिवासी थे। तो बिरसा साहब ने आंदोलन शुरू किया और अंग्रेजों से मुक्ति पाने का एक रास्ता खोज लिया। अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज्यादा परेशानी थी। उनके जो राजनीतिक उद्देश्य थे, राजनीतिक उद्देश्य क्या थे? अपने साम्राज्य को हासिल करना, यही तो उनका उद्देश्य था कि हमारा स्वर्ण युग वापस चाहिए। तो उनका ये राजनीतिक व्यू देख करके अंग्रेज डर गए थे कि ऐसा ना हो जाए कि एक छोटे से एरिया में कुछ जनजाति के लोग आकर के अंग्रेजी सत्ता को ही वहां से मिटा दे। उनको बड़ी परेशानी थी क्योंकि इनको ढूंढना मुश्किल था, क्योंकि जंगलों के तो महारत हासिल था। देखिए, आप भले कहीं युद्ध लड़ लो, कहीं पर भी लड़ सकते हो, लेकिन जंगल तो आदिवासियों के थे और वहां कैसे लड़ना है, क्या तकनीक इस्तेमाल करना, ये तो उनसे बेहतर कोई नहीं जानता था। यह आंदोलन किसके खिलाफ था? यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को, किस सरकार को? अंग्रेज सरकार को, और अंग्रेज सरकार को बाहर निकाल कर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। तो यह आंदोलन एक दूसरा साम्राज्य स्थापित करना था जिसका नाम था मुंडा राज शासन। अब अंग्रेजी सत्ता की जगह मुंडा राज शासन स्थापित करना चाहते थे बिरसा मुंडा के बिरसा आंदोलन से। तो बिरसा आंदोलन इसलिए फेमस हो गया। जब आंदोलन धीरे धीरे फैलने लगा तो अंग्रेजों को डर लगा कि अंग्रेजों की सबसे पुरानी तकनीक, और वो अक्सर महात्मा गांधी के खिलाफ भी उन्होंने अपनाई। भारत में जब जब अंग्रेजों को लगा ये नीति वो अपनाते थे। उनको जब लगता कि कोई आंदोलन तेज होने वाला है, उनको जब कोई लगता कि लोग इस आंदोलन की वजह से इकट्ठे हो जाएंगे, तो उनके पास एक तरकीब थी जो बहुत पुरानी है कि अपने उनके मेन लीडर को गिरफ्तार कर लो। तो उन्होंने क्या किया, 1895 में बिरसा मुंडा साहब को गिरफ्तार कर लिया और दंगे फसाद फैलाने के आरोप में 2 साल की सजा सुनाई, क्योंकि न्यायपालिका भी अंग्रेजों की थी, सब कुछ तो अंग्रेजों के हाथ में था। उनको 2 साल की सजा सुनाई। 2 साल के बाद सन 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव गांव घूमने लगे। दोबारा से बिरसा साहब ने समर्थन जुटाया और गांव गांव घूमने लगे। वे आह्वान कर रहे थे, आह्वान करने का मतलब लोगों को बुला रहे थे कि आओ आओ इकट्ठा हो जाओ। आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए अगर आपको बिरसा मुंडा साहब के साथ, बिरसा के साथ जुड़ना है, तो मेरे नेतृत्व में अगर साम्राज्य को स्थापित करना है और राम राज्य स्थापित करना है, तो इन रावणों का नाश करना पड़ेगा। और रावण मतलब द्विकु और यूरोपियों को यहां से तबाह कर दे। इनको हम लोग तबाह करेंगे, इन रावणों को खत्म कर देंगे, तो हमारा मुंडा का जो राज है वो स्थापित हो जाएगा। उन्होंने लोगों को बुला बुला करके इकट्ठा किया। बिरसा के अनुयायी द्विकु और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। अब उनने क्या किया, उनके इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया। पहले अंग्रेजों ने आदिवासियों के इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया, तो फिर मुंडा समुदाय के लोगों ने क्या किया, उन्होंने बोला कि हम भी वही पैतरा अपनाएंगे। इनके इमोशंस क्या है, इनके इमोशंस इनके प्रतीक है, इनके धार्मिक चर्च हैं, उनके चर्चों पर हमला किया, उनके थानों पर हमला किया, कुछ उनके प्रतीक थे, उन प्रतीकों को तोड़ने का प्रयास किया। तो यूरोपीय और द्विकु जो अंग्रेज थे, उनके जो प्रतीक होते थे, जो सिंबल होते थे, उन सिंबल्स पर इन्होंने आक्रमण करना शुरू किया, तोड़ फोड़ मचाई। बस इससे ही अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। अब जानते हैं कि क्या बिरसा आंदोलन का कोई महत्व था? तो बिल्कुल बिरसा साहब के जो आंदोलन था उसका बड़ा महत्व था, क्योंकि ये आंदोलन 2 रूप से महत्वपूर्ण निकला। इसने वो काम करके दिखाया जिसके लिए भले ही बिरसा मुंडा साहब का आंदोलन, क्योंकि बिरसा मुंडा साहब की मृत्यु हो गई थी 3 साल बाद ही, 1897 के बाद जैसे 1900 शुरू हुआ उसी समय मृत्यु हो गई थी, और मृत्यु हैजा के कारण हो गई थी। तो मृत्यु हो गई थी तो क्या आंदोलन ठप पड़ जाएगा ना। मेन लीडर अगर चला गया तो आंदोलन वैसे ही धीमा पड़ जाता है। तो धीमा पड़ने की वजह से ये हुआ कि वो अपना साम्राज्य तो स्थापित नहीं कर पाए, लेकिन बिरसा साहब का आंदोलन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों को झुकने पर मजबूर कर दिया था। तो क्या है वो 2
महत्व उसको भी समझते हैं। पहले समझते हैं कि सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु होगी। हैजा एक बीमारी होती है दोस्तों, पेट की बीमारी होती है, तो ये पेट की गड़बड़ की वजह से उस समय चलती भी थी, बहुत पुरानी बीमारी, और हैजा से बहुत सारे लोग मरे थे उस समय। हैजा के कारण उनकी मृत्यु हो गई और आंदोलन पड़ गया ठंडा। लेकिन यह आंदोलन 2 मायनों से महत्वपूर्ण है। वो 2 मायने कौन से हैं? पहला मायना है, इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर कर दिया कि जिससे वो मुंडा समुदाय की जमीन को अब छीन नहीं सकते, या आदिवासियों की जमीन को छीन नहीं सकते। उन्होंने औपनिवेशिक सरकार को, अंग्रेज सरकार को ऐसे कानून बनाने के लिए मजबूर किया जिसके जरिए द्विकु लोग आदिवासियों की जमीन पर आसानी से कब्जा नहीं कर सकते। अब तो उन्होंने ऐसे कानून बनाए, कड़े कानून तो खत्म करवा दिए। तो है ना, ये इसका महत्व है कि नहीं भाई? अगर बिरसा साहब के आंदोलन से अंग्रेजों को कानून बदलना पड़ा तो ये जीत तो मुंडाओं की है, ये जीत तो मुंडा आदिवासियों की है। दूसरा महत्वपूर्ण महत्व क्या है? इसने एक बार फिर से जता दिया, इस आंदोलन ने एक बार फिर से जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन का के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम है। उनने बोला कि अन्याय के खिलाफ विद्रोह करने, औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपना गुस्सा जाहिर करने के मामले में आज भी आदिवासी सक्षम है, और हम लोगों ने करके दिखा दिया। तो यह आंदोलन उस बात का प्रतीक था कि चाहे सत्ता कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर विश्वास अटल है, मजबूत है, तो बड़ी से बड़ी ताकत को भी झुकने पर मजबूर कर सकता है। और यही इस आंदोलन से हमें सीखने को मिलता है। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो सीक्वेंस में नहीं मिल रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है दूसरा विकल्प, और ये दूसरा विकल्प क्या है? ये दूसरा विकल्प है magnetbrains.com। ये magnetbrains.com हमारी वेबसाइट है, जहां पर आपको मिलेगा इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। इसी पर आपको अपने टॉप कोर्सेज को एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, जहां आप क्लास 7 से क्लास 12 तक हिंदी मीडियम को पढ़ सकते हैं। जैसे ही आपको ये दिखे, इस पर क्लिक कर दीजिएगा और अपनी क्लास कर लीजिएगा सिलेक्ट। जैसे ही आप क्लास 8 सिलेक्ट करेंगे, वैसे ही आप सीधे पहुंच जाएंगे कक्षा 8वीं के टीचरों के पास। अब आपको करना कुछ नहीं है, बस देखना है जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ना है उस टीचर के नाम के नीचे लिखा होगा वॉच नाउ। बस वॉच नाउ पर करिए क्लिक और सीधा पहुंच जाइए उसी विषय के अंदर। अब आपको नीचे वॉच ऑल वीडियो में सारे जितने भी चैप्टर हैं, पाठ है, अध्याय हैं, उनकी लिस्ट मिल जाएगी। बस आपको जो भी पार्ट पढ़ना है उस पर क्लिक भर कर दो, आपके वीडियो हो जाएंगे शुरू। इस प्रकार आप देख सकते हैं हमारे किसी भी वीडियो को, वो भी सीक्वेंस में, और खास बात बिल्कुल फ्री। तो दोस्तों, मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुक्त शिक्षा, जो क्लास 7 से क्लास 12 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल मुफ्त दी जा रही है। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं, और साथ ही साथ हमारे चैनल और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।